स्टूडेंट्स आप प्लीज कमेंट करें, आपको आवाज आ रही है? ऑल क्लियर। चलिए तो बिना कुछ देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। ये आज की जो क्लास है वो ओरिएंटेशन क्लास है, जिसके बारे में आपकी जितनी भी समझ की जरूरत है PSIR के बारे में वो आप समझ पाएंगे। एक ओवरऑल व्यू मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझिए कि इस क्लास में हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं। तो सॉरी, लिटिल बिट ऑफ सोर थ्रोट बट स्टिल, देखिए इस क्लास में जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, सबसे पहले सिलेबस के बारे में, फिर दूसरा जो होगा आपका रिसोर्स लिस्ट सेक्शन वाइज, क्लियर। एक एक सेक्शन के ऊपर आएंगे कि कैसे कैसे किस चीज के लिए क्या क्या आपको पढ़नी चाहिए। इसके बाद जनरल टिप्स जो है PSIR के लिए वो क्या होगी वो जानेंगे आप। और फिर आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, भ्रांतियां होती हैं, जिसको कि आप समझेंगे FAQs के अंदर। साथ में एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम को भी देखेंगे सबसे लास्ट, ठीक है। तो देखिए जहां तक सिलेबस का सवाल है, PSIR की यदि बात की जाए तो इसके अंदर दो पेपर होते हैं, पहला पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। और दोनों ही पेपर के अंदर क्या होगा कि सेक्शन ए और सेक्शन बी, ऐसे ही पेपर सेकंड के अंदर भी सेक्शन ए और सेक्शन बी, ये दोनों ही ध्यान देना। अब देखो सेक्शन ए के अंदर हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे और सेक्शन बी के अंदर जो होगा वो इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। एक चीज आप ध्यान दो कि सेक्शन बी जहां भी होगा, क्लियर, चाहे वो पेपर 1 में हो या पेपर 2 में हो, वो इंडिया से रिलेट करके होगा। किससे रिलेट करके होगा बच्चों? इंडिया से रिलेट करके। अब देखिए सेक्शन ए की यदि बात की जाए पेपर 1 में, तो आपको क्या पढ़ना है? पॉलिटिकल थियरी, क्लियर। सेक्शन बी के अंदर पेपर 1 में इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़नी है आपको, ठीक है। सेक्शन ए की यदि बात की जाए पेपर सेकंड के अंदर, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और सेक्शन बी यदि आप लेते हो पेपर सेकंड के अंदर, तो इंडिया एंड वर्ल्ड। अब बारी बारी से समझते हैं कि पेपर 1 के सेक्शन ए में क्या है, फिर आते हैं सेक्शन बी में क्या है, फिर जानेंगे सेक्शन ए पेपर सेकंड में क्या है, और फिर सेक्शन बी पेपर सेकंड में क्या है। ध्यान देना, आपको कुछ भी कॉपी करने की जरूरत नहीं है जब तक कि मैं आपको अलग से न लिखवाऊं, मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो एक चीज आप ध्यान देना कि ये सारा का सारा PDF आपको मिल जाएगा। देखिए पेपर 1 के अंदर सेक्शन ए में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? पॉलिटिकल थियरी, क्लियर। फिर थियरीज ऑफ स्टेट, फिर जस्टिस, फिर इक्वालिटी, फिर राइट्स, फिर डेमोक्रेसी, फिर पावर। ध्यान देना देखिए PSIR की खासियत ये है कि ये आपके GS पेपर से बहुत ज्यादा कनेक्ट होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा कनेक्ट होता है। तो पॉलिटिकल थियरी के अंदर तो सीधे तौर से ये कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन जस्टिस की बात की जाए, इक्वालिटी की बात की जाए, राइट्स की, डेमोक्रेसी की, पावर की, तो ये आपके GS पेपर सेकंड से क्या होता है? सीधे तौर से कनेक्ट होता है। अब देखिए इसके बाद पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, नहीं यानी कि राजनीतिक जो विचारधारा है, जिसमें कि उदारवाद है, समाजवाद है, मार्क्सवाद है, फांसीवाद है, गांधीवाद है और नारीवाद है, ठीक है।
ये आपका किससे ओवरलैप करेगा, तो ऐसे में ये क्या करने जा रहा है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने जा रहा है। अब देखो इसके बाद हम किस पे आते हैं, तो इसके अंदर आप देखिए कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट, क्लियर। इसके बाद क्या आएगा, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अब देखो इंडियन पॉलिटिकल थॉट की यदि बात की जाए तो इसके दो हिस्से, एक एंशियंट और दूसरा क्या होगा आपका मॉडर्न। ध्यान देना, एक एंशियंट और दूसरा क्या होगा मॉडर्न। एंशियंट में मुख्यतया आपको क्या पढ़ना है, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और फिर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, और कहीं कहीं एक आध क्वेश्चन किसके ऊपर पूछ दिया गया है, तो जैनिज्म के ऊपर भी, तो इसको भी हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। अब देखो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करें तो सर सैयद अहमद खान, फिर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, एम एन रॉय और श्री अरबिंदो। क्लियर। सबसे पहले सिलेबस को समझते, इसके बाद जो अगला हिस्सा होगा वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में भी क्या है, दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा क्या है, एंशियंट का, और दूसरा हिस्सा क्या है, मॉडर्न का। ध्यान देना, दूसरा हिस्सा क्या है, मॉडर्न का। तो एंशियंट के अंदर हम प्लेटो को पढ़ेंगे, एरिस्टोटल को पढ़ेंगे, लेकिन प्लेटो और एरिस्टोटल को पढ़ने के लिए और समझने के लिए हमें सोक्रेट्स को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, जिसको हिंदी में सुकरात कहते हैं, फिर प्लेटो और एरिस्टोटल को हम बेहतर समझ पाएंगे। ध्यान देना, जब हम कंपैरेटिव क्या करते हैं, प्लेटो को समझने के लिए या प्लेटो को साइज कौन किया तो एरिस्टोटल ने। ध्यान देना, तो इस ढंग से हम चीजों को समझते हैं। फिर मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की यदि बात की जाए तो इसमें मैकियावेली, फिर हॉब्स, ठीक है, थॉमस हॉब्स, फिर लॉक्स, जेएस मिल, कार्ल मार्क्स, ग्रामेसी, हन्ना अरेंट। क्लियर। अब देखो एक चीज आप ध्यान देना कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो कोई जरूरी नहीं कि इसी सीक्वेंस में होगी चीजें। अब देखो, अब ऐसा हो सकता है कि प्लेटो और एरिस्टोटल के बाद मैं आपको मैकियावेली पढ़ाऊं, ठीक है, और मैकियावेली के बाद सीधे तौर से हो सकता है कि मैं किस पे आ जाऊं, कार्ल मार्क्स के ऊपर आ जाऊं, ताकि मैं आपको ग्रामेसी को बेहतर समझा सकूं, हन्ना आरेंट को बेहतर समझा सकूं। खास करके ग्रामेसी को समझाने के लिए आपको कार्ल मार्क्स को पहले समझना हो, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा हिस्सा जीएस पेपर 4 यानी कि जो आपका एथिक्स, एप्टीट्यूड और इंटीग्रिटी है, उससे जाके क्या होता है, कनेक्ट होता है। ध्यान देना, देखिए मैंने आप लोगों को अलाउ किया हुआ है, बीच में यदि कोई भी कंफ्यूजन हो, क्लियर, तो मैंने आपको अलाउ किया हुआ है कि आप उधर से क्या कर सकते हैं, हमसे बातचीत भी कर सकते हैं डायरेक्ट ही क्लास के अंदर भी, ठीक है। ध्यान देना, क्लास के अंदर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट बात कर सकते हो। अब देखो तो ये बात किसकी थी, अभी आपकी जीएस पेपर, सॉरी जीएस पेपर कह रहा हूं, ठीक है, पीएसआईआर पेपर 1 और सेक्शन ए। अब देखिए इस हिस्से की खासियत क्या है, ध्यान देना, इस हिस्से की खासियत क्या है कि आप ये ब्रॉडर एरिया काफी व्यापक है, इसमें बहुत सारी चीजें आपका क्या होगा, कवर होगा, और एस्थेटिक इन नेचर है। देखो एक दिमाग में ये चलता रहता है जब आप पीएसआईआर पढ़ते हैं कि सर ये इतना डायनामिक है, इतनी चीजें इसमें बदलाव होती है कि भैया इसको संभाल पाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो इस भय को पहले तो दूर कर दीजिए आप, क्लियर, कि जो सेक्शन ए है पेपर 1 का, वो क्या है, एस्थेटिक इन नेचर है, इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता है। हाँ ये अलग मुद्दा है कि भाई हम प्लेटो के लिए भी हो सकता है कि कोई करंट और रेलेवेंट एग्जांपल्स को क्या करें, उसको कनेक्ट करें, वो आपके ऊपर है, ध्यान देना। लेकिन ये मोटे तौर से ये जो हिस्सा है वो क्या है बच्चे, एस्थेटिक, ठीक है, ध्यान देना। इसके बाद इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत हो, ठीक है, कि जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझना होगा। क्लियर है पॉइंट। तो टर्मिनोलॉजी को आप जब समझेंगे तो बेहतर ढंग से कंसेप्ट को भी समझ पाते हैं, या उसे आप क्या कहते हैं, कीवर्ड्स भी कहते हैं। ध्यान देना, इसके बाद ये क्रिटिकल इन नेचर है, यानी कि आपको एक जब तक डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, क्लियर, आप दो के बीच में कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे,
उसके पॉजिटिव साइड को और नेगेटिव साइड को नहीं लिख पाएंगे, और जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप मार्क्स को भी फेच नहीं कर पाएंगे। ध्यान देना। तो PSIR पेपर 1 सेक्शन ए की ये खासियत है। चल अब आते हैं सेक्शन बी के ऊपर। हमने आपको कहा कि जब भी सेक्शन बी की बात होगी, चाहे वो पेपर 1 की हो या पेपर 2 की हो, तो ये इंडिया से क्या होगा, रिलेट हो। किससे रिलेट होगा बच्चों, इंडिया से रिलेट होगा। अब देखिए कि जैसे इंडियन नेशनलिस्ट, नहीं, भारतीय राष्ट्रवाद की बात, तो उस समय समझना जो फार्मर्स थे, ऐसे समझिए, उस वो कैसे एसोसिएट हुए, क्लियर, जो इंडस्ट्री के लोग वो कैसे इससे रिलेट हुए, या फिर महिलाएं कैसे इनसे रिलेट हुई, क्लियर, नहीं, या जो अदर क्लास के लोग थे वो कैसे इससे रिलेट हुए, ये यहाँ पर आप पढ़ोगे। देखो अब यहाँ पर आपको ये समझना है, थोड़ा सा फर्क है। जब आप यहाँ पर इंडियन नेशनलिज्म को पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पर क्रोनोलॉजी मायने नहीं रखती है। जैसे कि आपने मॉडर्न इंडिया के अंदर आपने पढ़ा होगा कि 1857 में क्या हुआ, 58 में क्या हुआ, फिर 1892 में क्या हुआ, 1905 में क्या हुआ, 1907 में क्या हुआ, 1911 में क्या हुआ, 12 में क्या हुआ, 16 में क्या हुआ, 1919 में क्या हुआ। इस ढंग से आप पूरी क्रोनोलॉजी 1947 तक पढ़ते हो। देखो यहाँ पर जो मिजाज है वो ये नहीं है, ये क्रोनोलॉजी नहीं पढ़ना है आपको, इंडियन नेशनलिज्म को पढ़ना है, लेकिन किसकी नजर से, फार्मर्स की नजर से, इंडस्ट्री की नजर से, विमेन्स की नजर से, और दूसरे जो क्लासेस हैं उनकी नजर से आपको पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ रही बात। जब भी आपको दिक्कत हो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आप सीधे तौर से उधर से माइक से ऑन करके हमने एनेबल्ड किया हुआ है, आप में से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, डायरेक्टली। अब 2-3 क्लासेस के बाद मैं इस क्लास के अंदर जो वीडियो है वो भी आजादी होगी आपको कि आप सीधे वीडियो के थ्रू लाइव क्लास में भी मुझसे क्या कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब देखो, अब ये हिस्सा आपका किससे ओवरलैप करेगा, जीएस पेपर 1 से, खास करके जो आपका मॉडर्न इंडिया है। अब दूसरा चैप्टर इसके अंदर, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। अब देखो इसमें जैसे आप किसके बारे में पढ़ेंगे, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। ध्यान देना, किसके बारे में, कंस्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ोगे आप। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब बात होगी तो यहाँ पर आप ध्यान देना, मोटे तौर से आपको ये समझना होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 चीजें आप पढ़ोगे, क्लियर। उसमें एक तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली, इसके बाद जैसे देखिए यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्लियर। इसके बाद एग्जीक्यूटिव, क्लियर। एग्जीक्यूटिव यदि केंद्र स्तर पर देखें तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में ध्यान देना। इसके बाद एग्जीक्यूटिव में ही जब आप स्टेट लेवल पे आएंगे बच्चों, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नर के बारे में। अच्छा, गवर्नर के बारे में देखो, यहाँ पर और पॉलिटी में थोड़ा सा फर्क होगा। यहाँ पर इशू एरिया के बारे में आप ज्यादा पढ़ोगे कि भाई गवर्नर या जो गवर्नर से संबंधित जो पोजीशन है, उनके संवैधानिक जो स्थिति है उसमें क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, वहां पर क्या कंट्रोवर्सी है, यहाँ पर आपको इशू एरिया पूरा पूछा जाएगा। और पॉलिटी के अंदर जैसे कि आपको आर्टिकल्स पूछ दिए जाते हैं, इशू एरिया भी पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इशू एरियाज हो, ये ध्यान देना। यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है PSIR और पॉलिटी के अंदर। देखो चैप्टर वही रहेगी आपकी। इसके बाद लेजिस्लेचर, नहीं, लेजिस्लेचर में आप देखो एक तो पार्लियामेंट के बारे में मेनली, नहीं, और इससे रिलेटेड इशू, खास करके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की बात कर ले जाए, ठीक है, खास करके जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इससे रिलेटेड जो चीजें हैं, या पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ भी तौर तरीके जिस ढंग से चल रही है उसमें क्या दिक्कत आ रही है, ये आप इसके अंदर पढ़ोगे। ठीक है, ध्यान देना। इसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी
इशू एरिया को आप पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे विधानसभा विधान परिषद के अंदर विमेन्स की रिप्रेजेंटेशन कितनी है, ठीक है। इसके बाद ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ग्रास रूट डेमोक्रेसी के अंदर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ध्यान देना। अब इसके बाद स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस और कमीशन, ठीक है, अभी मैं चर्चा करता हूं इसके ऊपर। और इसके बाद फेडरलिज्म, ये बड़ा विषय है जिसमें कि ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आप सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में यहाँ पर मैं आपसे चर्चा करूं, ठीक है। अब देखिए, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा आप देखो कि आप समझें कि जीएस पेपर सेकंड से ये आपका क्या होगा, कनेक्ट होगा, ध्यान देना। इसके बाद बारी आती है प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये जीएस पेपर थर्ड जो इकोनॉमी है उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा आपका, ध्यान दीजिए। इसके बाद कास्ट रिलीजन इथनिसिटी, जैसे मणिपुर का इशू है, ठीक है, बोडोलैंड के इशू है, नहीं, असमीज का इशू है, आप समझिए। तो ये सारे कास्ट का इशू है, नहीं, कास्ट पॉलिटिक्स है, रिलीजन की पॉलिटिक्स है, इथनिसिटी की पॉलिटिक्स है। अब ये एक चीज देखो कि ये वाला जो हिस्सा है बच्चों, वो आपका सोसाइटी और सोशल इश्यूज से कहीं ना कहीं क्या होगा, कनेक्ट होगा। यहां तक पॉइंट समझ में आ रही है आप सभी लोगों को। अब देखिए नेक्स्ट जो हिस्सा है वो क्या है, पार्टी सिस्टम का। पार्टी सिस्टम के अंदर आप एक चीज ध्यान दीजिए कि नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, जैसे देखिए 1989 तक की यदि आप बात की जाए तो, और उससे पहले आप यहां तक जो मोटे तौर से कोलिशन पॉलिटिक्स यहां से शुरू होती है और 2014 तक रहती है, क्लियर। हाँ, उसके बाद आप देखो कि 2014 के बाद फिर से 2019 में और फिर 2024, ठीक है, 3 बार से मोदी जी की सरकार आई है, ठीक है। तो कोलिशन पॉलिटिक्स के समय रीजनल जो लेवल की पॉलिटिकल पार्टी है उसके अंदर क्या गिरावट आया, ठीक है, या जब कोलिशन पॉलिटिक्स जब चल रही थी तो उस समय उनका क्या उभार आया, ये सारा का सारा आप किसके अंदर पढ़ोगे, तो पार्टी सिस्टम के अंदर, ये पहली बात होगी। उसके बाद जो आइडियोलॉजी और सोशल बेस है, जैसे आप बीजेपी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, आप के बारे में पढ़ेंगे, लेफ्ट पार्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इनकी क्या आइडियोलॉजी है, सोशल बेस क्या है, और इन चीजों के बारे में आपको मैं यहाँ पर आपके साथ चर्चा करूंगा। फिर बारी आती है चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ लेजिस्लेचर। जैसे देखिए आपने सुना होगा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिकलाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, ठीक है, नहीं। इसके बाद जैसे देखो कि इनका सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल, विमेन की कितनी रिप्रेजेंटेटिव है, ग्रेजुएट्स कितने हैं, ठीक है, ये कैसे बदलाव आया है, ब्राह्मण्स कितने हैं, दलित कितने हैं, ये प्रोफाइल के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट बारी आती है प्रेशर ग्रुप की, ठीक है, आप इसको इसके अंदर पढ़ते हैं, गवर्नेंस के अंदर भी पढ़ते हैं। मैं बताऊं कि ये जीएस पेपर सेकंड से क्या होगा, कनेक्ट होगा, किससे कनेक्ट होगा, जीएस पेपर सेकंड से कनेक्ट होगा, क्लियर। अब देखिए ये जो हिस्सा है सोशल मूवमेंट का, जैसे सिविल लिबर्टीज का या ह्यूमन राइट्स का या पॉलिटी के, जीएस पेपर सेकंड से कनेक्ट होगा, नहीं। जैसे वीमेन मूवमेंट सोसाइटी से कनेक्ट होगा, एनवायरमेंट मूवमेंट आपको जीएस पेपर थर्ड से कनेक्ट होगा। ये अब तो एक चीज आप देखो कि टीएसआईआर का फायदा क्या है, कि बहुत ज्यादा क्या है आपके साथ इनका आपको ओवरलैप दिखेगा, ठीक है। चलिए तो ओके, बहुत ज्यादा क्या दिखेगा बच्चे, ओवरलैप दिखेगा। अब आते हैं कि आपको कहां से क्या पढ़ना है, ठीक है। मैं फिर से दोहरा दूं, ये सिर्फ जानकारी के लिए ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सारे नोट्स, वो हैंड रिटेन नोट्स हो, फ्लो चार्ट में हो या टाइप फॉर्म में हो, वो सब कुछ मैं प्रोवाइड करूंगा। जितने भी आपके रिसोर्सेज चाहिए वो मैं सब कुछ दे रहा हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर रिलाई करने हैं। हाँ, लेकिन चूंकि स्टूडेंट्स के मन में एक क्यूरियोसिटी रहती है कि आखिर किन किन रिसोर्सेज का या किन किताबों का हमें क्या करना चाहिए, रेफरेंस लेना चाहिए, तो इस कारण से मैं रिसोर्स लिस्ट बता दे रहा हूँ, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं है। सारे
मटेरियल्स मैं क्या करूंगा आपको प्रोवाइड करूंगा। वो अलग अलग रूप में हो सकते हैं, वो हैंड रिटेन भी हो सकते हैं, ठीक है, वो टाइप फॉर्म में भी हो सकता है, वो फ्लो चार्ट भी हो सकता है, ध्यान देना। तो चलिए सबसे पहले पॉलिटिकल थियरी की बात करते हैं। ESIR पेपर 1 का सेक्शन ए की यदि बात की जाए तो पॉलिटिकल थियरी और कंसेप्ट के लिए किताब आती है राजीव भार्गवा, ठीक है, की, या फिर ओपी गौवा की। ध्यान देना, देखो पॉपुलर काफी ज्यादा कौन है, ओपी गौवा, लेकिन यदि आप मुझसे यदि कहोगे तो मैं कहूंगा कि आपको राजीव भार्गव की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। फिर से मैं दोहरा दूं, आपको इन किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं, वो सारे मटेरियल मैं आपको दूंगा, ठीक है, फिर भी जानने के लिए और जानकारी के लिए ये मैं बता रहा हूं। अब देखिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की यदि बात की जाए तो ये एंड्रू हेवुड की किताब आती है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन, क्लियर, बहुत अच्छी सी किताब है। अब देखिए, अब इंडियन पॉलिटिकल थॉट जिसमें कि है, इंडियन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी है, गांधी के बारे में, BR अम्बेडकर के बारे में, MN रॉय के बारे में, इन सबों के बारे में आपको क्या होना जानना चाहिए। तो इसके लिए आप BR मेहता की एक इंडियन पॉलिटिकल थॉट की किताब है, या फिर इग्नू के जो MA के नोट्स हैं वो आपके काम आ सकते, ध्यान देना। अब देखिए, अब बारी आती है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, जिसमें कि एंशियंट भी है और मॉडर्न भी है। एंशियंट के अंदर आपने देखा कि प्लेटो है, एरिस्टोटल है। मॉडर्न के अंदर मैकियावेली की बात की जाए, ठीक है, कार्ल मार्क्स की बात की जाए, हॉब्स की बात की जाए, ग्रामशी की बात की जाए, ये सारा का सारा जो आपको कवर हो जाएगा किससे, तो सुब्रता मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी की एक किताब आती है, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम प्लेटो टू मार्क्स, क्लियर, एंशियंट से लेके मॉडर्न तक। या फिर जो MA पॉलिटिकल साइंस के जो नोट्स हैं इग्नू के, वो भी आपके काम आ सकते। चलिए अब बारी आती है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जो कि आपका क्या है, सेक्शन बी, ठीक है, ESIR पेपर 1, ध्यान देना। तो इसमें इंडियन नेशनलिज्म, इसके लिए स्पेक्ट्रम की बुक आती है, काफी पॉपुलर है, ये आपके GS में भी क्या होगा, काम आएगा, मैं बता दूं आपको, ठीक है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, ध्यान देना, इसमें 2 किताब है। एक DD बासु की, यदि प्योर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना हो, ठीक है, तो आप DD बासु की किताब खरीद सकते हैं। लेकिन मेरा बेट किस पे रहेगा, मैं मुझसे यदि आप राय मांगे तो श्री राम रंगम एंड रोहित देवझा की बुक आती है, ठीक है, पियर्सन पब्लिकेशन की, आपको इसको खरीदना चाहिए। इसकी अभी भी 2nd एडिशन है। और एक खूबसूरती मैं बता दूं इस किताब की कि इसमें बहुत सारे इशू एरिया को डिस्कस किया गया, ठीक है, और ये मेनली आपकी क्या है, रिक्वायरमेंट होगी एग्जाम के अंदर, ध्यान देना। और ये आपको हेल्प करेगा GS पेपर 2 के पॉलिटी सेक्शन में, ध्यान देना। तो एक चीज आप देख लो, अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया, एक सेक्शन कहीं ना कहीं आपके GS पेपर से या फिर ऐसे से या इंटरव्यू से कहीं ना कहीं तो कनेक्ट हो ही रहा, ठीक है। तो PSIR पढ़ने का ये बड़ा फायदा है कि आपको GS पेपर 1, 2, 3, 4 की बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इन डेप्थ जानकारी पहले से आपके पास होगी। और जैसे कि आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट या इंडियन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या वेस्टर्न पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को यदि आप पढ़ते हैं तो आपके लिए एथिक्स में चीजों को मैनेज कर पाना क्या होगा, बहुत ही आसान सा होगा। चलिए अब देखिए, इसके अलावा द हिंदू के अंदर टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पूछा जाता है, वो आपको पढ़ना चाहिए। और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक्सप्लेन जो पूछा जाता है वो पढ़ना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स के लिए BL फारिया और कुलदीप फारिया की किताब आती है, वो काफी मायने रखती है, अच्छी किताब है, मैं बता दूं आपको। लेकिन किताबों से ज्यादा यदि आप इसके ऊपर फोकस करें, ठीक है, ज्यादा फोकस यदि आप इसके ऊपर करें तो आप ज्यादा बेहतर फायदे में हो, ठीक है। ये आज की जो क्लास है ओरिएंटेशन क्लास है, सिर्फ मैं सिर्फ विषय वस्तु के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
जो चैप्टर्स एक्चुअल में होगी वो कल से शुरुआत करूंगा मैं, ठीक है। अब बारी आती है पार्टी सिस्टम, सोशल मूवमेंट, रिलीजन, कास्ट, रिलीजन इन पॉलिटिक्स। इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पार्ट आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं, ठीक है। देखिए अब इंस्टीट्यूशंस और कमीशन, तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, उनके जो अपने वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर चले जाइए, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ध्यान देना, अब इनके वेबसाइट पे जाना है और दो चीज आपको पढ़नी है, एक अबाउट अस और दूसरा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब देखो इसके अलावा आप यदि चाहें तो EPW भी पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, ठीक है। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें अवेल कर सकते हैं। मैं समय समय पे इन जो मैगजीन्स है उसको क्या करता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। चल, तो ये सेक्शन ए का था, क्लियर। अब पेपर सेक्शन ए, सेक्शन बी आपने देख लिया, रिसोर्सेज देख लिए। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए सिलेबस की, ठीक है। फिर से वो क्या है, पेपर सेकंड का सेक्शन है, ठीक है। अब देखो सेक्शन ए मेनली क्या है, ये थियरी, ध्यान देना इस चीज को, क्या है ये, थियरी, ठीक है। इस और पेपर का नाम क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड IR, ठीक है, पेपर सेकंड का। अब देखो कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में आप पढ़ेंगे कि अलग अलग देशों में जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, और जो उनकी जुडिशरी है, इनके बीच के कंपैरिजन को आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद स्टेट का क्या रोल है, कहां पर, तो रसिया के अंदर या मॉडर्न यूरोप के अंदर देख लीजिए। इसके अलावा जो रिप्रेजेंटेटिव और पार्टिसिपेशन की यदि बात की जाए पॉलिटिक्स के अंदर, वो आपको देखने और समझने की जरूरत, ठीक है। नेक्स्ट जो बारी आती है थ्योरी ऑफ IR, ठीक है। थ्योरी ऑफ IR के अंदर रिस्पॉन्स जो है, ग्लोबलाइजेशन का क्या असर पड़ा डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर, ये आप पढ़ोगे। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ये पढ़ेंगे आप। उसके अलावा विकासशील देश और विकसित देश के ऊपर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, उसके ऊपर क्या होगी, चर्चा हो। फिर बारी आती है अप्रोच टू स्टडी ऑफ IR, ठीक है। तो IR को पढ़ने के लिए हमारे तरीके क्या हो सकते, एक क्या हो सकते हैं, यथार्थवादी तरीका हो सकता है, एक क्या हो सकता है, आदर्शवादी तरीका हो सकता है, मार्क्स के तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं IR को, फंक्शनल सिस्टम के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये IR को पढ़ने का क्या अप्रोच होगा, आप ये देखिए। नेक्स्ट, अब इसकी यदि बात की जाए तो ये दो हिस्सा जो है ये आपको कहां पर, GS पेपर सेकंड के अंदर IR में क्या होगा, ठीक है, GS पेपर सेकंड के अंदर ये आपका क्या होगा, काम आ जाए। अब देखिए नेक्स्ट जो बारी आती है कि की कंसेप्ट, ये सीधे तौर से IR के अंदर काम आएगा कि भाई राष्ट्रीय हित क्या है, सुरक्षा और शांति के बारे में, बैलेंस ऑफ पावर के बारे में, डिटरेंस के बारे में ट्रांजिशनल एक्टर क्या है, नहीं ट्रांजिशनल एक्टर के अंदर आप देखो कि जो मिड पावर क्या होता है, सुपर पावर क्या होता है। ध्यान देना, इसमें आप बाइपोलर वर्ल्ड के बारे में, यूनिपोलर वर्ल्ड के बारे में, मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में ये जानकारी मैं आपके साथ क्या करूंगा, शेयर करूंगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो चैप्टर है चेंजिंग इंटरनेशनल ऑर्डर, ठीक है, सुपर पावर का कैसे राइज हुआ। नहीं, जैसे आज के डेट में देख लो आप, USA किस ढंग से अपनी हेगेमनी को या अपनी बातों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, नैन, ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है। भारत ना इसकी तरफ है, पूंजीपतियों वाले राष्ट्र की तरफ है, ना समाजवादियों की तरफ है। तो भारत ने अपना अलग ही तटस्थ नीति या बिल्कुल मिडिल पाथ अपनाया हुआ है, जिसके बारे में जानकारी हम करेंगे, किसमें, नैम के बारे में, उसका इवोल्यूशन क्या हुआ, कैसे हुआ। आज के डेट में इंडियन इंटरनेशनल रिलेशंस की यदि बात की जाए तो नैम का क्या महत्व है, ठीक है। खास करके सोवियत यूनियन जब 1991 में खत्म होती है तो उसके बाद नैम की रेलिवेंस क्या रह गई। फिर मोदी जी के एरा में नैम को क्या हमने दरकिनार किया है,
या अभी भी वो मायने रखता है, क्या हम उसको अभी भी फॉलो कर रहे हैं, ये सारी जानकारी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जब चेंजिंग इंटरनेशनल ऑर्डर पे मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, फिर देखिए कि नेक्स्ट जो है वो आपका IRGS पेपर सेकंड से काम आएगा। ठीक है, जैसे इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, और साथ में ये पेपर थर्ड में भी आपके लिए क्या होगा, काम आ जाएगा। मैं बता दूं, ब्रेटन वुड टू WTO, इसमें आप जैसे किसके बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड बैंक और जैसे IMF के बारे में। ठीक है, इसके अलावा थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो कोशिश कर रही है, नहीं, जिसको कि हम क्या कहते हैं बच्चों, ग्लोबल साउथ कहते हैं। ठीक है, या जो डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, ध्यान देना उनकी क्या मांग है बदलती हुई जो वैश्विक व्यवस्था है उससे। यहां तक चीजें समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? ठीक है, और हमसे अभी जो जुड़े हुए हैं वो दिव्यांग और यशवंत। ठीक है, चलिए चलिए, तो यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है। अब देखो, नेक्स्ट बारी आती है UNO के बाद, अच्छा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसके आप देखो, इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिया का भाई इसमें क्लेम क्या है, UNSC के बारे में। ठीक है, और भी चीजें आप UNO के बारे में, अब इसकी रेलिवेंस कितनी रह गई है ये आप पढ़ेंगे। इसके बाद रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसमें कि यूरोपियन यूनियन, आसियान, एपेक, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इन सबों के बारे में। देखो, रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, अब रीजनल की बात आप करेंगे आगे भी। ठीक है, किसके अंदर, तो जो सेक्शन बी है उसके अंदर, लेकिन वहां पर इन सारे के सारे जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको भारत की नजरों से देखें, और यहाँ पर वर्ल्ड की नजरों से देखेंगे। ये फर्क समझना, आसियान वहां भी है, आसियान यहाँ भी है, सेक्शन ए में भी है और सेक्शन बी में भी है, ध्यान देना। लेकिन सेक्शन बी में जब आप देख रहे होंगे UNO को, तो भारत की नजरों से ध्यान दें, और यहाँ पर वर्ल्ड की नजरों से। अब देखिए, कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न, जैसे डेमोक्रेसी का मुद्दा है कि क्या ये हर जगह काम कर पा रहा है, या कहीं कहीं क्या है हमारा पार्स डेमोक्रेसी भी है। ध्यान देना कि जो डेमोक्रेसी जिस ढंग से होनी चाहिए उस ढंग से नहीं है। जैसे चाइना के अंदर यदि बात करें, तो कहते तो डेमोक्रेसी है लेकिन है ये नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या चल रही है, कम्युनिस्ट की सरकार चल रही है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चल रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है बच्चे, सिंगल पार्टी सिस्टम है, सिंगल आइडियोलॉजी है। ठीक है, तो ये समझेंगे। फिर ह्यूमन राइट्स का मुद्दा है, मानवाधिकार का, जेंडर जस्टिस का, टेररिज्म का, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का। अब देखो, ये ऐसे में भी काम आएगा। ठीक है, मैं बता दूं आपको, ये इंटरव्यू में भी आपका क्या करने जा रहा है, काफी काम आने जा रहा है। यहाँ तक पॉइंट आपको समझ में आ रही है? चलिए, अब देखिए, नेक्स्ट सेक्शन बी पे आते हैं, किसके, PSIR पेपर सेकेंड। अब क्या है, इंडिया एंड वर्ल्ड। सबसे पहले यहाँ पर हो सकता है कि वही टॉपिक हो, लेकिन जो नजरिया होगा वो क्या होगा, इंडिया की नजर से देखेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले समझेंगे कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में नेहरू के एरा के समय में, या इंदिरा गांधी के समय में, या वाजपेयी जी के समय में, या अब नरेंद्र मोदी जी के समय में फॉरेन पॉलिसी में क्या फर्क आया। फिर यहाँ पर आप ये समझेंगे कि हमारे फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल कौन करता है, संसद करती है, PMO करती है, ठीक है, या और कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन करता है, वो हम सारा कुछ समझेंगे और यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो भी समझेंगे। इसके अलावा भारत का जो रोल है किसके अंदर, NAM के अंदर, नॉन अलाइंड मूवमेंट के अंदर।
मैंने बताया था कि उधर जो नैम पढ़ रहे थे वो वर्ल्ड के हिसाब से देख रहे थे, वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से समझ रहे थे, और यहाँ पर किसके पर्सपेक्टिव से समझेंगे, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। नैम सेक्शन ए में भी है, सेक्शन बी में भी है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ए में है वो वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से, और सेक्शन बी में जो है वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से। आप देखो ना, इंडिया एंड वर्ल्ड ये दिया गया, नाम से ही आप समझे, ठीक है। अब देखिए, फिर है इंडिया एंड साउथ एशिया। इसमें साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, नहीं, साउथ एशिया का एफटीए के बारे में क्या हुआ, ठीक है। लुक ईस्ट पॉलिसी जो कि 2024 से 21 में बदल चुका है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो इसमें क्या फर्क है ये समझने की, जैसे रिवर वाटर डिस्प्यूट, खास करके IWT, नहीं, इंडस वाटर ट्रीटी की बात की जाए, जैसे बांग्लादेश के साथ तीस्ता नदी का विवाद है, ठीक है, नेपाल के साथ महाकाली रिवर का विवाद है, ठीक है। ये सारा कुछ आप इधर समझेंगे, रिवर वाटर डिस्प्यूट। अब देखो, इलीगल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जहां तक सवाल है, वो किससे हो रहा है, पाकिस्तान से हो रहा है, ठीक है। वो अब बांग्लादेश से भी नहीं, इसके अलावा म्यांमार से भी। अब ये पूरा का पूरा एरिया आपका जीएस पेपर सेकंड के आईआर से क्या होगा, कनेक्ट होगा। किससे कनेक्ट होगा, आईआर से कनेक्ट होगा, ध्यान देना। अब देखिए नेक्स्ट जो बारी आती है, इंडिया एंड ग्लोबल साउथ, ठीक है। तो ग्लोबल साउथ इक्वेटर के नीचे वाले देश जो हैं, खास करके अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के, ठीक है। और ये क्या है, थोड़े से ऐसे देश हैं जो कि अभी भी अंडर डेवलप्ड हैं, और कहीं ना कहीं भारत इनकी आवाज बन के सामने आता है वैश्विक स्तर पे, ग्लोबल स्टेज पे यदि करे, चाहे वो G7 की बात हो या G20 की बात हो। तो इंडिया और ग्लोबल साउथ, जिसमें कि हम अफ्रीका के साथ भारत के संबंध, लैटिन अमेरिका के साथ भारत के संबंध, या न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को आप समझें, क्लियर। इसके बाद जो बारी आती है WTO के निगोशिएशन, इसकी WTO के निगोशिएशन की जो चल रही है, ठीक है। इसमें WTO के एस्थेटिक हिस्से को भी समझेंगे, और प्लस एस्थेटिक के अलावा यहाँ पर आप जो करंट के मुद्दे हैं वो भी आप समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो दोनों को मिलाकर क्या किया जाता है, पूछा जाता है, क्लियर। अब देखिए, जहां तक बात आती है इंडिया एंड ग्लोबल सेंटर ऑफ पावर, तो इंडिया का रिलेशनशिप यूएसए के साथ क्या है, आजकल आप जानते हो कि टैरिफ के कारण से यहाँ पर दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब इंडिया और ईयू की यदि बात की जाए, तो अभी अभी एफटीए किया गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नहीं, इंडिया और जापान, खास करके यदि हम क्वाड की बात करें, ठीक है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की बात करें, इसके लिए क्या है, मायने रखते हैं। इसके बाद चाइना और रसिया की यदि आप बात की जाए, तो आप देख रहे हो कि अभी जो ट्रंप ने जो टैरिफ लागू किया है, उसके बाद एक जो है RIC, रसिया इंडिया चाइना का एक्सिस, और चाइना के साथ 2020 में गालवान घाटी में क्या हुई, क्लैश हुई। उसके बाद से हमारा जो संबंध था वो काफी बिगड़ गया था। हमारा क्या है बच्चे, बॉर्डर डिस्प्यूट बना हुआ है, किसके साथ, इनके साथ, ठीक है, इनके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट बना हुआ है। और इनके यूएसए से ठुकराए जाने के बाद, खास करके ट्रेड की यदि बात की जाए, तो रसिया इंडिया चाइना का एक्सेस उभरता जा रहा है, ठीक है। इसमें जहां तक इसको थोड़ा सा SCO से संबंधित करके फिर ब्रिक्स से इसको जोड़ के हम समझने की कोशिश करेंगे। और इंडिया और फ्रांस का जो संबंध है हमेशा से क्या रहा है, स्ट्रेटेजिक रहा है। जस्ट चलिए, तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देखिए, इंडिया एंड यूएन सिस्टम की यदि बात की जाए, ठीक है, मैंने बताया था कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर समझना है इंडिया का जो रोल है पीस कीपिंग मिशन के अंदर, और खास करके हम समझेंगे कि जो ट्रेडिशनल क्या रोल था, ठीक है,
अब पीस कीपिंग मिशन में कैसे, ठीक है, यहाँ पर क्या अपनाया जा रहा है, होलिस्टिक अप्रोच अपनाया जा रहा है, इन चीजों को समझेंगे। ठीक है, भारत जो डिमांड कर रहा है कि यूएनएससी के अंदर, ठीक है, उसको परमानेंट सीट मिल जाए, तो उसके पॉजिटिव में क्या पक्ष है, नेगेटिव में क्या पक्ष है, ठीक है, और इसकी वायबिलिटी कितनी है, कितनी संभावना है, वो यहाँ से समझने की कोशिश करें। अब देखो, इंडिया और न्यूक्लियर क्वेश्चन, जैसे अब इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, ठीक है, डॉक्ट्राइन इसमें अभी क्या है, खास करके वाजपेयी जी के समय से नो फर्स्ट यूज का हमारा क्या है, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है। अब एक चीज समझना, इसके क्या होंगे, पॉजिटिव साइड भी होंगे, इसके क्या होंगे, नेगेटिव साइड भी होंगे। क्लियर? अब क्या इस डॉक्ट्राइन के अंदर कोई चेंजेस आया, ये सारी चीजें हम क्या करने जा रहे हैं, इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं, इंडिया और न्यूक्लियर क्वेश्चन के अंदर। चलिए, अब देखो रिसेंट डेवलपमेंट इन द फॉरेन पॉलिसी। अब आपको पता है कि 2021 में, ठीक है, और ये बात इस कब की है, 15 अगस्त 2021 की, तालिबान भाई अफगानिस्तान के अंदर क्या कर लेता है, पूरा का पूरा कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, इराक के बारे में, वेस्ट एशिया खास करके, अब जैसे देखो इजराइल और जो हमास या फिलिस्तीन का जो लड़ाई चल रही है, उसके बारे में इसका क्या असर पड़ रहा है पूरे के पूरे वर्ल्ड के ऊपर। ये यूएस और इजराइल की जो गठबंधन है, एक तरीके से ये दोनों साथ साथ जो चलते हैं, और इनको कहा जाता है कि ये ऑल वेदर फ्रेंड है। या दूसरी तरफ चाइना और पाकिस्तान ऑल वेदर फ्रेंड है, जैसे इंडिया और रशिया की भी बात की जाए तो ऑल वेदर फ्रेंड है। तो इनका क्या असर पड़ने जा रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर, ये भी यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये एस्थेटिक नहीं है, इसीलिए किसी भी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान देना। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो है न्यूज़पेपर ही आपको क्या हो सकता है, काम आ सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपने देखा कि पीएसआईआर का जो पेपर सेकंड का सेक्शन ए में क्या सिलेबस है और सेक्शन बी में क्या सिलेबस है, ये आप समझ चुके होंगे। अब देखिए कि भैया बुक्स के रिसोर्सेज क्या है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए इग्नू का जो एमए पॉलिटिकल साइंस का नोट्स है वो काफी है। थ्योरी ऑफ आईआर के लिए ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जॉन बेलिस, स्टीव स्मिथ और पैट्रिशिया ऑयंस की किताब है। ठीक है, मैं फिर से दोहराऊं कि मैं किताब का नाम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपको बता रहा हूं, आपको इनमें से किसी भी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी मैं आपको नोट्स दूंगा या जो मैटर प्रोवाइड करूंगा, वो हैंड रिटन हो, फ्लो चार्ट हो, टाइप फॉर्म में हो, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप आराम से पीवाईक्यू भी कर पाएंगे और जो करंट ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन प्रैक्टिस, ठीक है, ये भाई ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रू हेवुड के द्वारा किताब आती है। इसको जब आप पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि चाइना और यूएसए क्या कर रहा है। ठीक है, कोल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, क्यों खत्म हुआ। ठीक है, पावर गेम कैसे चेंज हो रही है। अब आप देख रहे हो कि जब से हमारे ट्रम्प साहब आए कि कैसे कैसे बदलाव और ये चीजें वर्ल्ड पॉलिटिक्स की यदि बात की जाए तो बड़ा ही वोलेटाइल सी स्थिति बनी हुई है, अस्थिर स्थिति बनी हुई है। ठीक है, पहले क्या था, बाइपोलर, फिर बना यूनिपोलर। ठीक है, नहीं, जैसे पहले यूएसएसआर था और यूएसए था। ठीक है, उसके बाद यूएसएसआर खत्म हो गया तो सिर्फ यूएसए रह गया यूनिपोलर में। आज के डेट में देखो भाई, फिर से रशिया है, यूएसए है, चाइना है, इंडिया की बात की जाए, फ्रांस की बात की जाए, ये सारे हैं, इजराइल की बात की जाए, तो ये कैसे बदलाव हो रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, ये आप समझ पाएंगे किससे, एंड्रयू हेविट की किताब से। ठीक है, अब देखिए ग्लोबल कंसर्न, जैसे कि ह्यूमन राइट्स की बात की जाए, जेंडर जस्टिस की बात की जाए, टेररिज्म या न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की यदि बात करें, तो इसके लिए आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, वॉशिंगटन पोस्ट, वर्ल्ड फोकस, देखो इनमें से सबसे पहले बताएं कि द हिंदू की एनालिसिस जो है रात के 9 बजे मैं करता हूं। ये भी यदि आप कवर कर लें मंडे टू सैटरडे सिर्फ इस क्लास को, तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है।
वरना जो इंडियन एक्सप्रेस हो या वाशिंगटन पोस्ट हो या वर्ल्ड फोकस या और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जहां से भी रेलिवेंट चीजें हैं वो मैं बिल्कुल क्यूरेटेड फॉर्म में, जो आपको बिल्कुल आप जिसको आराम से पचा पाए, डाइजेस्ट कर पाए, वो उस फॉर्म में मैं आपको क्या करवाऊंगा, उपलब्ध करवाऊंगा। अब देखिए, फॉर इंडिया एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सबसे पहले देखो सेक्शन बी की यदि बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वेबसाइट पे जाइए, यहाँ भी बहुत सारे रेलिवेंट मटेरियल आपको मिल जाएंगे। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, ठीक है, इसके वेबसाइट पे जा सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे जो रेलिवेंट आर्टिकल्स मिल जाएंगे। इसके बाद आईडीएसए, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एनालिसिस, ठीक है, अब इसका नाम बदल के मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एनालिसिस कर दिया गया। यहाँ से भी आप रेलिवेंट मटेरियल ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक है बच्चों आपका क्या, ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन, और खास करके ये जब रायसीना डायलॉग को ऑर्गेनाइज करें तो उस समय बिल्कुल नजर रखेंगे। इसके अलावा संसद टीवी पे आप नजर रखिए, खास करके इसके जो प्रोग्राम है डिप्लोमेटिक डिस्पैच, ठीक है, डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड, 75 माइलस्टोन, बिल्स एंड एक्ट, ग्लोबल, द ग्लोबल डिबेट्स, इन सबों के ऊपर आप नजर रख सकते हैं। अच्छा, ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन में, ठीक है, खास करके जो हर्ष वी पंत की जो आर्टिकल्स होती है उस पर आप विशेष नजर रखें, ठीक है। अब देखिए न्यूज़पेपर में, देखो मैं आपको बता दूं, मैंने लिस्टिंग कर दी है अपने तजुर्बे के हिसाब से जो मैं सालों साल से पढ़ता आ रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। लेकिन ये सारा का सारा क्यूरेटेड वे में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। हाँ, यदि इनकी आपको आर्टिकल्स दिख जाए इसके अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, तो कोशिश करें कि आप इसको पढ़ें, ठीक है। यदि पार्लियामेंट से रिलेटेड चीजें आपको पढ़नी है तो निर्जा चंडोक की आर्टिकल आती है। उपेंद्र बख्शी सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी के ऊपर यदि कोई जैसे लेजिस्लेचर और जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो टकराव होती है वो यहाँ से आप समझे। आशुतोष वाश ने इंडियन सेकुलरिज्म और सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर, फैजान मुस्तफा कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, बहुत ही अच्छे से आर्टिकल होते हैं इनके। प्रताप भानु मेहता गवर्नेंस से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसके ऊपर। फिर सुहास पालिस्कर है, क्रिस्टोफर जेफरलेट, ये इंडियन एक्सप्रेस में इनका बड़ा अच्छा सा आर्टिकल आता है। सुरजीत भल्ला, पी चिदम्बरम आप जानते हैं कांग्रेस के हैं और अच्छे इकोनॉमिस्ट में गिने जाते हैं। हाँ, मेघनाथ देसाई अब हमारे बीच नहीं रहे, ठीक है, लेकिन उनके पुराने जो आर्टिकल्स हैं आप उसको अभी भी रेफर कर सकते हैं, रेलिवेंट। राजश्री देश पांडे, इसके अलावा विवेक देवराय, ये भी अब हमारे बीच नहीं रहे लेकिन इनके आर्टिकल्स अभी भी रेलिवेंट है। तबलीन सिंह, इनकी आर्टिकल आती है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर संडे के दिन। सुहासिनी हैदर, ठीक है, ये आपको कहाँ दिख जाएगा, द हिंदू में। और इनका खास करके जो वर्ल्ड व्यू होता है वो जरूर आप देखा करें। हैप्पी मून जैकब, इनकी भी आर्टिकल्स आपको दिख जाएगी किसके अंदर, तो इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, ये आपको द हिंदू के अंदर दिख जाएगा। हर्षवी वंत वारत मैंने बताया ही था, ये द हिंदू, स्टैनली जॉनी, ठीक है। सी राजा मोहन इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल्स, कांति वाजपेयी इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं। तो आपको मेनली इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू को क्या करना है, कवर करना है, आप चीजों को क्या कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। आशा करता हूं कि यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होंगी। दिव्यांग और विकास कुमार, प्लीज। दिव्यांग, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बताना। दिव्यांग, आर यू गेटिंग माई वॉइस? तो दिव्यांग, आप माइक ओपन करें और उधर से कुछ बोले, बताएं अभी तक चीजें आपको समझ में आ रही है?
ओके, आप सुन पा रहे हैं? Yes, sir, you are audible. दिव्यांग उधर से बोलें आप थोड़ा सा। Yes, sir, सब सुन पा रहा हूँ. ओके, चलिए। विकास, क्लियर है आपको सब कुछ? अब देखिए, ऑप्शनल रीडिंग, आप चाहें तो पढ़ें, ना चाहें तो ना पढ़ें, ठीक है। उसमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल वीकली, वर्ल्ड फोकस, टाइम मैगजीन, डिप्लोमेट, ये सारा कुछ मैं उपलब्ध करवाऊंगा आपको। इसके लिए एक भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चल, तो ये तो हमने चर्चा कर ली सिलेबस की और रिसोर्सेज की। किसकी? सिलेबस की और रिसोर्सेज की, क्लियर। तो एक चीज ध्यान देना कि सबसे पहले कि अब जो हम समझने जा रहे हैं जनरल टिप्स क्या है पीएसआईआर, जहां जहां रेलिवेंट कोर्स हो और आप कर सकते हैं रेलिवेंट कोर्स, ये ध्यान देना आंसर लिखने वक्त पे आप करें, ठीक है। हर एक चैप्टर के बाद मैं, जैसे मार्क्स है तो मार्क्स के बारे में, जो मार्क्स के कोर्स है और दूसरे लोगों के कोर्स हैं, उसकी कंपाइलेशन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और साथ में जो, यदि आप इसको करंट इवेंट से जोड़ पाए तो उससे भी इसको जोड़े आप, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि रेलिवेंट एडिटोरियल और न्यूज़पेपर पे ध्यान दीजिए, ये वैल्यूएबल मटेरियल है। आप आर्गुमेंट्स रखेंगे, चाहे वो पॉजिटिव साइड में रखें या नेगेटिव साइड में रखें, ये आपके लिए क्या होगा, काम आए, ठीक है। ऑलवेज गिव इंपॉर्टेंस टू करंट पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। अभी जो करंट पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है, जैसे एनडीए के गवर्नमेंट का जो करंट पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है, इसके ऊपर ध्यान। हाँ, आप एक चीज, जब आप उन पर्सपेक्टिव्स को या नजरियों को सामने रख रहे हैं तो आपको कोशिश करना है कि न्यूट्रल रहे, ठीक है। क्या रहे? न्यूट्रल रहे। अब देखिए, ऑनलाइन सोर्स इंपॉर्टेंट है। आपके डायनामिक सेक्शन का जो पेपर है, ठीक है, खास करके जो पेपर फर्स्ट का सेक्शन बी है और पेपर सेकंड का सेक्शन बी है, और कुछ हिस्से पेपर सेकंड के सेक्शन ए के भी कुछ हिस्से, जैसे ग्लोबलाइजेशन या, ठीक है, ब्रिटेन वुड ट्विंस की बात की जाए, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, तो वो उस जगह पे ये आपके लिए काम आ सकता है जब आप ऑनलाइन सोर्सेज का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स आप रेलिवेंट दें और कंटेम्पररी। और जब भी आप आंसर कर रहे हो ना, तो चार चीजों का ध्यान रखें, या पढ़ते वक्त चार चीजों का ध्यान रखें। कंपेयर करें, क्रिटिसाइज करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही, और आपको क्या होना है, अनबायस्ड होना है, ये ध्यान रखना है। आप क्या होना है, अनबायस्ड होना है। और जो कंटेम्पररी है उन चीजों का ध्यान रखिए, और फिर कंक्लूड करिए। 4C का, कंपेयर, क्रिटिसाइज, कंटेम्पररी और कंक्लूड, ये ध्यान रखना। अब देखिए, जब आप तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज की और खास करके पीएसआईआर की, तो भाई आपको पीएचडी नहीं करना है, ठीक है। इतनी रेलिवेंट जानकारी इकट्ठी करनी है जिससे कि आप क्या कर पाए, आंसर कर पाए। बहुत ज्यादा फैंसी बुक्स हमने आपको जरूर बताई है, लेकिन आपको ऐसा कुछ करना नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो आपको मटेरियल दिए जाए वो आपके लिए क्या होंगे, सफिशियंट हो, क्लियर। रिवीजन क्या है, वो की है, ठीक है, बार बार, ठीक है। 5 to 6 टाइम्स आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करने पड़ेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आपको क्या करने पड़ेंगे, जो कीवर्ड्स है उसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं बताऊंगा कि ये कैसे करना है, और जो सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए और उसके हिसाब से ही आपको चलना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। जैसे राम मनोहर लोहिया आपको पढ़ना नहीं है इंडियन पॉलिटिकल थॉट के, तो आप मत पढ़िए, क्लियर, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। हाँ, जैसे सेक्रेट्स सिलेबस में नहीं दिया, लेकिन बिना सेक्रेट्स को समझे हुए आप प्लेटो को नहीं समझ पाए, और बिना प्लेटो को समझे हुए आप एरिस्टोटल को नहीं समझ पाएंगे। चूंकि सेक्रेट्स पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको प्लेटो को समझना है और एरिस्टोटल को समझना है, ये ध्यान रखना।
वरना सेक्रेट्स पढ़ने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, चूंकि समझने के लिए जरूरी हो गया इसलिए आप पढ़ेंगे। PYQ करना है हर एक ही चैप्टर का, और मैं करवाऊंगा आपको साथ साथ चैप्टर वाइज। क्लियर? कीवर्ड्स जो है, बुलेट पॉइंट्स जो है, ये लाइफ सेवर्स है रिवीजन के समय में। ठीक है, आप देखो आपको करना क्या है, एक तो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होगी। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, वो मैं सिखलाऊंगा। और उसके बाद क्या होगा, तीसरा लेयर क्या होगा बच्चों, आपका कीवर्ड्स का। ठीक है, अच्छा, पढ़ते वक्त ऐसे जाना है। ठीक है, रीडिंग और एंड लर्निंग के समय, लेकिन रिवीजन जब करना है तो ऐसे जाना है। सबसे पहले कीवर्ड्स, मान लो वो ना समझ पाए तो शॉर्ट नोट्स पे जाइए, फिर वहां से भी ना समझ पाए तो ये ना कि बार बार कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स को आपको पढ़ना है, नहीं, फिर आपको पढ़ने का या रिवीजन का दिल भी नहीं करेगा, मैं आपको बता दूं इस चीज। अब चलिए नेक्स्ट आप समझिए कि आंसर राइटिंग जो है वो की है। ठीक है, हमारे सारे के सारे नॉलेज का कोई मतलब नहीं है जब तक कि हम उसको आंसर में क्या ना कर पाए, रिप्रोड्यूस ना कर पाए। ये थोड़ी जनरल टिप्स हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब देखिए, अब जो मुद्दा बनता है वो क्या बनता है, आपका FAQs का, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रश्न इन जनरल बच्चों के दिमाग में आता है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग भी देख रहे होंगे उनको भी, उनके लिए भी ये रेलिवेंट है कि भाई आखिर PSIR ऑप्शनल ही क्यों चुना। ठीक है, इसके क्या फायदे हैं। क्लियर? तो 4 चीजों का हमें ध्यान रखना होता है ऑप्शनल चुनने के बाद। पहला कि भाई इंटरेस्ट क्या है उस सब्जेक्ट के साथ, यदि इंटरेस्ट नहीं है तो फिर उस सब्जेक्ट को ऑप्शन रखने का कोई मतलब। दूसरा कि वो सब्जेक्ट आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, टाइम मैनेजमेंट में, जनरल स्टडीज में, यदि है तो उसको ऑप्ट कीजिए। और आपने देखा कि हर जगह ऑलमोस्ट ये क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है आपका PSIR का जो अलग अलग चैप्टर या सेक्शन है। ठीक है, GS के पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे इवन की आपके इंटरव्यू तक। ठीक है, क्या उस ऑप्शनल में आपको गाइडेंस मिल पाएगी, ये ध्यान रखना है। इसके बाद क्या इकोसिस्टम है उस चीज के लिए, टीचर्स अवेलेबल है, कंटेंट्स है, आंसर राइटिंग यदि आप करोगे तो उसको चेक कौन करेगा, यदि इन चीजों की उपलब्धता है, टेस्ट सीरीज है, रेगुलर क्लासेस है यदि आपको मिल पा रही है तो आप, तो ये 4 फैक्टर है किसी भी ऑप्शनल को डिसाइड करने के लिए। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट जो मसला है कि भाई पॉजिटिव क्या है यदि हम PSIR को रखते हैं तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिसिप्लिन है, सबसे पुराने आप देखो कि विषयों में से एक है। पहली बात तो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, आपने देखा कि हिस्ट्री से कनेक्ट हो रहा है, आपने देखा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में जब आप जाएंगे तो ज्योग्राफी से भी कनेक्ट होगा, जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए, इकोनॉमिक्स से भी ये कनेक्ट हो रहा है, आप समझिए। क्लियर? ये फिलॉसफी से भी कनेक्ट हो रहा है, आपका सोशल इश्यूज से भी रिलेट हो रहा है, सोशल जस्टिस से भी रिलेट हो रहा है, समझे। तो दूसरा फायदा क्या है कि ये इंटरडिसिप्लिनरी एस्पिरेंट्स जो है अलग अलग डिसिप्लिन के, चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो या दूसरे बैकग्राउंड के हो, एकेडमिक बैकग्राउंड के, वो क्या है यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, ध्यान देना। और रेलिवेंट है GS के लिए पेपर 1, 2, 3 मैंने पहले भी बताया, 4 और ऐसे, और यहाँ तक कि इंटरव्यू भी आप इसके बिना इमेजिन नहीं कर सकते। ये बड़ा फायदा है आपका किसका, तो PSIR। ठीक है, अब देखिए GS पेपर 1 में कहा, आप देखो नेशनल मूवमेंट सेक्शन जो है मॉडर्न हिस्ट्री का, वो सीधे नेशनल मूवमेंट PSI, इंडियन सोसाइटी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स सेक्शन में कवर हो जाएगा। अब देखते चलो, पूरा का पूरा पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और IR यहाँ कनेक्ट होगा। GS पेपर 3 में सिक्योरिटी का इशू जो है, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इकोनॉमी भी यहाँ पर आपसे क्या होता है, कनेक्ट होता है। GS पेपर 4 की यदि बात की जाए
तो एथिक्स में जो सेक्शन है फिलोसफर्स के बारे में, जैसे मार्क्स के बारे में, ठीक है, नहीं गांधी के बारे में, बी आर अम्बेडकर के बारे में, ये चीजें यहाँ पर प्लेटो के बारे में, एरिस्टोटल के बारे में यहाँ पर पहले से आपकी क्या होगी, कवर रहेगी, ठीक है। ऐसे आजकल आप देख रहे हो कि 2018 के बाद से ज्यादा फिलोसफिकल ऐसे पूछे जा रहे हैं, वहां पर आपको काफी ज्यादा फायदा मिलने जा रहा है किसका, PSIR का। और मैं बिल्कुल PSIR के टीचर के तौर पे नहीं, एक एस्पिरेंट के तौर पे यदि मुझसे यदि पूछा जाए तो मैं बताऊं आपको कि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 इंटरव्यू ऐसे सब जगह से कनेक्ट होता हो, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये फायदा आपका क्या है, PSIR का, ठीक है, ध्यान देना। और हमने अभी थोड़ी देर पहले काफी डिटेल्स में, ठीक है। इसके अलावा देखो आपके पर्सनैलिटी पे जिसकी की जजमेंट किस कहां पर की जाती है, तो इंटरव्यू में की जाती है, मीन्स आंसर राइटिंग के अंदर की जाती है। उस पर्सनैलिटी को ये क्या करेगा, काफी ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी फिलोसफी भी पढ़ रहे हैं आप, इकोनॉमी भी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी, गवर्नेंस भी, सोशल इशू भी, ठीक है। और आपके नॉलेज को, पर्सनैलिटी को क्या करता है, कहीं ना कहीं ये इनहेंस करता है और ज्यादा क्या करता है, व्यापक या हॉलिस्टिक अप्रोच आपको देता है किसी भी इशू को अंडरस्टैंड करने के लिए, या किसी भी इशू के सोल्यूशन की तरफ जब आप बढ़ते हैं। तो ये बड़ा फायदा किसका है, तो आपका PSIR का है। चलिए तीसरा प्रश्न उठता है कि एस्पिरेंट्स हैव सम जनरल क्वेरीज, ठीक है, some general queries regarding writing view of scholars and thinkers and answer writing in general, ठीक है भाई। जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ये लगता है कि भाई सारे के सारे स्कॉलर्स के जो कोट हैं, उनके व्यू हैं, उनको एक एक को याद रखना पड़ेगा, और वहां पर उनको उनका ये मानना है कि हमें दिक्कत आए, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे स्कॉलर्स के व्यू को आप एक ही सेक्शन में लिखने की जरूरत है ना, एक या दो भी आपने कोट कर दिया, ठीक है, तो काफी ज्यादा होगा, इसलिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने आर्गुमेंट के सपोर्ट में लिखेंगे स्कॉलर्स के कोट। और एक चीज ध्यान देना, कहीं कहीं तो स्कॉलर्स के कोट को रख दिया जाता है और फिर जाके उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बस आपको क्या करना होता है, उसको एक्सप्लेन करना होता है। और जो भी पॉलिटिकल थिंकर या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होगी और स्कॉलर्स के जो कोर्स होंगे, उसको मैं क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा ही, रेलिवेंट चैप्टर या रेलिवेंट सेक्शन के अंदर, ध्यान देना। तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, इनिशियली जो है देखो, आप जब आंसर लिखेंगे तो आपको थोड़ी बहुत तो दिक्कत आएगी, वो ऐसी दिक्कत आपको हर जगह आएगी, जीएस के अंदर भी आएगी, ध्यान देना, ये कुछ अलग से यहाँ नहीं हो रहा है। फिर देखो कि आपको जो क्वेश्चन का कोर डिमांड है उसको समझना पड़ेगा, ये नहीं कि हर बात में आपको कोटेशंस लिखने हैं या कोटेशंस को एक्सप्लेन करना है, नहीं, जहां पर रेलिवेंट है वहीं पे आप कोटेशंस को लिखेंगे या कोटेशंस को आप क्या करेंगे, कोट करेंगे। हाँ, हो सकता है कि जैसे मैकियावेली लिखने में, एरिस्टोटल लिखने में, ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे पॉलिट्रिएट लिखने में, वर्गियल्स लिखने में आपको स्पेलिंग एरर शुरुआत में हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे और जैसे जैसे आप आंसर्स को लिखते जाएंगे ना, वो चीजें आपके लिए क्या होगी, बिल्कुल आसान होती जाएगी, ध्यान देना। हाँ, शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत या आपको चैलेंज को फेस करना पड़ेगा, तो हमें कोशिश क्या करनी है, बेसिक राइटिंग स्किल के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई जब आइडिया वर्ड यूज किया जाता है तो क्या मतलब है, ठीक है। एलिगरी ऑफ मिरर की यदि बात की जाती है तो क्या मतलब है, तो बिल्कुल जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। और जैसे अलग अलग तरह के ट्रेड्स के बारे में बात की प्लेटो ने, तो आप समझिए मैन ऑफ सिल्वर क्या होता है, मैन ऑफ गोल्ड क्या होता है, मैन ऑफ कॉपर क्या होता है, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। अब आपको एक चीज ध्यान देना है, पढ़ना कम है, सोचना ज्यादा है, ध्यान देना, ताकि आप क्या कर सके, क्रिटिकल थिंकिंग को क्या कर सके, डेवलप कर सके, ठीक है, ये एबिलिटी आप क्या कर सके, डेवलप कर सके। नेक्स्ट, तो भाई अब प्रश्न उठता है कि
भाई PSIR ऑप्शनल को प्रिपेयर करने के लिए यदि आप जीरो पे भी है, मैं फिर से दोहराऊं, आप यदि बिल्कुल जीरो पे हैं, ठीक है, तब भी आपको मुश्किल 3 से 4 महीने इसको प्रिपेयर करने में पहली बार लगेगा, और उसके बाद आप फिर आंसर राइटिंग के स्किल को जैसे जैसे प्रैक्टिस के थ्रू डेवलप करोगे तो राह आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। लेकिन शुरुआत में 3 से 4 महीने 350 से 400 घंटे के लेक्चर को आपको अटेंड करना पड़ेगा, जिससे कि आप चीजों को आराम से मैनेज कर सके, ठीक है। और ये जो अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने बड़े रेलिवेंट होते हैं। यदि आप ध्यान दें तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, अक्टूबर से लेके जनवरी तक की यदि बात की जाए तो, ठीक है। ये नहीं कि भाई मार्च अप्रैल आ रहा है, ठीक है, और आपका प्रीलिम्स आता जा रहा है और आप लगे हुए किसके ऊपर, ऑप्शनल के ऊपर ना। इन थोड़ी सी टाइमिंग का भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो 5वां प्रश्न है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीएस पेपर सेकंड एंड PSIR ऑप्शन, ठीक है। आपने देखा कि बहुत सारे चैप्टर जैसे गवर्नर है या फिर सुप्रीम कोर्ट है या फिर नहीं, आप देखो वो काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन फिर भी फर्क है थोड़ा सा, समझिए। PSIR ऑप्शनल में जो चीजें होंगी वो ज्यादा थ्योरेटिकल होगी, नहीं मोटे तौर से वो एस्थेटिक मिलेगी, इसमें बहुत ज्यादा बदलाव होता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन दूसरी तरफ यदि आप इस पे आ जाए, जीएस पेपर सेकंड की यदि बात की जाए, तो इसमें फैक्चुअल ज्यादा चीजें होती हैं, डायनामिक होती है, करंट से चीजें जोड़ के पूछी जाती है। जैसे देखो इधर आपका जो सेक्शन ए होगा वो तो देखिए, पेपर 1 का सेक्शन ए प्योर एस्थेटिक है, सेक्शन बी एस्थेटिक प्लस डायनामिक, ठीक है। अब देखो PSIR का पेपर सेकंड समझना बच्चों, और सेक्शन 1, ठीक है। तो ये मोटे तौर से एस्थेटिक समझिए और थोड़ा बहुत डायनामिक है, 70% तक एस्थेटिक है और 30% क्या है, डायनामिक, आप समझो। और सेक्शन ए, ठीक है। सेक्शन बी की बात की जाए तो हाँ ये डायनामिक, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा आपका डायनामिक ही है या पूरा का पूरा एस्थेटिक है, इट इज एड मिक्सचर ऑफ बोथ द थिंग्स, क्लियर, ध्यान देना। अब देखो, लेकिन आपको जीएस पेपर सेकंड के क्वेश्चंस की यदि बात की जाए, ठीक है, जैसे माइनॉरिटीज कमीशन के बारे में, ठीक है, तो उसकी फिलॉसफी आपको जाननी चाहिए, आइडियोलॉजी जाननी चाहिए, विजन जाननी चाहिए। ये क्या होगा, PSIR का मिजाज, ठीक है। लेकिन यही जीएस पेपर सेकंड का यदि माइनॉरिटी कमीशन आप पढ़ रहे हो, क्लियर, कहां पर, जीएस पेपर सेकंड के अंदर, तो यहाँ पर ये थोड़े से फैक्चुअल होंगे ज्यादा, ठीक है, 70% तक, ठीक है। और कुछ इशू एरिया आपको पूछे जाए, ये 30%, लेकिन उसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, विजन क्या है, ये सब नहीं पूछा जाए। ये थोड़ा सा फर्क है जब आप PSIR की बात करते हैं और जीएस पेपर सेकंड की बात करते हैं, ठीक। अब देखिए छठा प्रश्न जो दिमाग में आता है कि what should be the approach to deal with the political theory section which happens to be aesthetic। तो भाई पॉलिटिकल थियरी सेक्शन जो कि सेक्शन ए के अंदर पेपर 1 के अंदर, ठीक है भाई, काफी एस्थेटिक है इसकी है, लेकिन रियल चैलेंज यहाँ पर क्या है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होनी चाहिए, आपकी कंसेप्ट यहाँ पर क्या होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये रियल चैलेंज है एस्थेटिक होने के बावजूद। अब जहां तक थियरी का सवाल है, ठीक है, जैसे मल्टी कल्चरिज्म, ठीक है, तो अब भले ही एस्थेटिक हिस्सा है, लेकिन मल्टी कल्चरिज्म में जैसे ही आप इसको करंट से जोड़ोगे, जैसे हिजाब इशू से या सबरीमाला के इशू से या इथनिसिटी के इशू से, तो वो क्या होगा, ज्यादा आपको मार्क्स फेचिंग होगा, ज्यादा मार्क्स दे पाएगा, ध्यान देना, आप ज्यादा अंक प्राप्त कर पाएंगे। थियरी बिल्डिंग जो है सब्जेक्ट का, उसके लैंग्वेज के, उसके कंसेप्ट को समझना है,
जैसे पॉलिट्रिएट क्या होता है, बर्ग्यूज क्या होता है, ठीक है, सबल्टर्न क्या होते हैं, ये टर्मिनोलॉजीज आपको समझने की जरूरत, ठीक है, और उसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो समझने की आपको क्या है आवश्यकता है, ठीक है। अब यदि आप थियरी को फैक्ट से जोड़ पाए, थियरी को करंट अफेयर से जोड़ पाए, तो आप जरूर से ज्यादा मार्क्स ले पाओगे। थियरी को अब जब उसके साथ फोर्स रखें, फैक्ट्स रखें और करंट अफेयर्स रखें, तो ये मैनेज कर पाना क्या होगा, आसान सा काम होगा, ठीक है। अब देखिए 7वां प्रश्न जो दिमाग में आता है कि हाउ शुड एस्पिरेंट्स गेट आउट ऑफ द फियर ऑफ कोटिंग एग्जाम्पल्स विच में अपीयर कंट्रोवर्शियल। हाँ, ठीक है। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो कि विवाद में रहे, ठीक है, तो भाई एक डर बना रहता है कि क्या ऐसे विवादास्पद एग्जाम्पल्स को रखें, ध्यान देना, एग्जाम्पल्स को रखें। तो एक चीज ध्यान देना कि भाई कोई डर नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में, बच्चे, ठीक है। एक चीज ध्यान देना कि इसके पीछे क्या है, आपको ध्यान रखना है कि जब ऐसे कंट्रोवर्शियल एग्जांपल्स दें तो जो वो फैक्चुअली करेक्ट, नहीं ऐसा ना कि आप किसी के प्रति बायस्ड हो और उसके हिसाब से आप क्या करें लिखे ना। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्या आर्गुमेंट रखा है, उस आर्गुमेंट को क्या करें आप रखें। ध्यान देना, वैल्यू जजमेंट शुड बी करेक्ट, ठीक है, वैल्यू जजमेंट जो होनी चाहिए वो करेक्ट होनी चाहिए और कंस्टिट्यूशनल वैल्यूज के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि हमारे अपने मोरल या एथिकल या कास्ट या रिलीजन या रीजन के वैल्यूज के हिसाब से नहीं। ध्यान देना, बायस जो है वो हमेशा हार्मफुल होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके आंसर में किसी भी तरह का बायस नहीं दिखे, क्लियर। अब देखो स्ट्रेटजी क्या होगी रिवीजन की पीएसआईआर, ठीक है भाई, इसमें देयर इज सो मच टू रिवाइज ऑलरेडी इन जीएस, ठीक है, जीएस में बहुत कुछ रिवाइज करने के लिए, उसके बाद पीएसआईआर को कैसे आप रिवाइज। एक चीज आप ध्यान देना, सबसे अच्छा तरीका है कि भैया आप क्या करें, आंसर लिखें। एक तरीका क्या है, आंसर राइटिंग, क्लियर। और फिर टेस्ट सीरीज जो कि आपके इस कोर्स के अंदर क्या है, इंक्लूड है, मैं बता दूं, क्लियर। और फिर आपको क्या पता चलेगा, आपके कंपेटिटिव परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा। जब कंपेटिटिव परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा तो आप ज्यादा बेहतर अपने को एसर्ट कर पाते हैं। एक हेल्दी कंपटीशन से आप क्या हो रहे होते हैं, जूझ रहे होते हैं, तो अपने आप को ज्यादा एसर्ट कर पाते हैं। तो ये एक तरीका है रिवीजन करने का, ठीक है। इसके बाद जो शेड्यूल है टेस्ट का उसके हिसाब से चलिए, ये ना कि एक टेस्ट छोड़ दिया, 2 टेस्ट छोड़, वही करके 3 लगातार देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप लगातार 3 टेस्ट नहीं देंगे, ये मान के चले आप, ठीक है। तो जो शेड्यूल है बस मुझे उस शेड्यूल को क्या करना है, फॉलो करना है, और मैं बड़ा ही मेटिकुलसली उन सारे शेड्यूल को आपको बना के दूंगा, ठीक है, समय समय पे, ठीक है, उसके हिसाब से आपको चलना है। ये ना कि टेस्ट सीरीज को या जो आपके मॉक टेस्ट लिए जाए उसको पाइलअप करें और फिर इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे, तो इससे बहुत ज्यादा फायदा आपको नहीं होने जा रहा है, ठीक है। अब देखो ट्रेंड्स क्या है पीएसआईआर के अंदर, अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। देखो 11 to 12% स्टूडेंट जो है आज के डेट में 100 में से करीब करीब 12% के आसपास जो पीएसआईआर ऑप्शनल रखे हैं वो बच्चे पास हो रहे हैं, ठीक है, ये भागीदारी है, ठीक है। और जीएस पेपर सेकंड में भी आपको क्या करने जा रहा है, या दूसरे पेपर फर्स्ट वगैरह में भी आपको इससे काफी हेल्प मिलने जा रहा है, ठीक है। अब ये प्रश्न उठता है कि जो कीवर्ड्स है उन कीवर्ड्स के मायने क्या रखते हैं, ठीक है। जैसे ब्रेड लेबर गांधी ने कहा था, ऑस्टिनिक थियरी के बारे में बात की थी गांधी ने, तो भाई इनका क्या मतलब है। देखो आप पूरा का पूरा समझाओ, बर्ग्यूज क्या है या पॉलिट्रिएट क्या है या सबल्टर्न क्या है, ठीक है, या कॉम्युनिज्म क्या है, या ध्यान देना, तो उससे बेहतर है कि उस टर्म को लिखें। नहीं, एक टर्म को लिखने से आप क्या हो सकते हैं कि 40-50 वर्ड या 25 वर्ड लिखने से बच सकते हैं, और वो ज्यादा इम्पैक्टफुल भी हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये आपको क्या करेगा, एज देगा। दूसरा है यू कैन नॉट राइट इन द लेमैन्स लैंग्वेज। अब आपका जो लिखने का तरीका होगा वो आम लोगों का तरीका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप पीएसआईआर ऑप्शनल ले रहे हैं
ऑप्ट कर रहे हैं, और तो वो आपको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन को भी दिखाना होगा जब आप PSIR ले रहे हैं या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट की भी बात कर जाए, ठीक है। तो एक्सपर्टीज जो है वो दिखनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज को अभी प्रयोग करने से आप बचे, ठीक है। कुछ जो एस्पिरेंट्स हैं उनको एक चिंता है कि PSIR ऑप्शनल की यदि बात की जाए तो इसमें स्टैटिक भी है, डायनामिक पोर्शन भी है, तो इसको तैयार कर पाना हमारे लिए क्या होगा, बड़ा मुश्किल सा काम होगा, ठीक है। तो एक चीज तो आप समझो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन अपने आप में डायनामिक है, ठीक है। खास करके 2013 के बाद से मेंस का जो तरीका बदला है, या 2011 के बाद से जो PT का तरीका बदला है, तो आप बच के तो चल ही नहीं सकते डायनामिक से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप PSIR को बलि का बकरा बना दे भाई किस चीज के लिए, डायनामिक नेचर होने के कारण से ना। और इधर यदि डायनामिक है तो वो सारे डायनामिक जो चीजें हैं, पोर्शन जो है, करंट अफेयर्स जो है और जो कनेक्टिविटी है, वो आपको जीएस पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब में तो काम आ रहा है, ऐसे में काम आ रहा है, इंटरव्यू में काम। तो क्लियर। इसके बाद कैंडिडेट को भाई तैयार रहना चाहिए, चाहे वो GS हो या आपका ऑप्शनल हो, आपको एस्थेटिक से भी डील करना पड़ेगा और आपको डायनामिक से भी क्या करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा। देखो स्पून फीडिंग जो है, इस ना क्वेश्चन का डिमांड है इस एग्जाम में, ना एग्जाम का डिमांड है। आपको समझिए, आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना है, चीजों क्रिटिकली थिंकिंग करना है, रीड कम करना है, थिंक ज्यादा करना है, आपको समझिए इस चीज को। इसके अलावा जो भाई ये आपको पर्सनैलिटी में भी डायनामिज्म लाएगा, ठीक है। UPSC CSC के यदि पेपर की बात की जाए तो पर्सनैलिटी में भी डायनामिज्म चाहिए, और UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में भी डायनामिज्म है, तो ये दोनों साथ साथ ही चलेंगे तो आपका तो फायदा ही ना, आप समझिए, ठीक है। तो इसीलिए कहीं से भी घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा डायनामिक है, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई किस सेक्शन से हमें इसकी शुरुआत करनी, ठीक है, किस सेक्शन से हमें इसकी शुरुआत करनी। थियरी सेक्शन से शुरुआत करनी चाहिए, खास करके हमें फ्लो ऑफ थॉट, आइडियोलॉजी, इन सब एरिया को ज्यादा कवर करना चाहिए, ध्यान देना। अब देखिए जैसे पॉलिटिकल थियरी, उसके बाद थियरी ऑफ IR, नहीं जैसे मार्क्सिज्म आपने पढ़ी, तो IR को पढ़ने का जो अप्रोच है उसमें एक मार्क्सियन अप्रोच भी, वो भी आप पढ़ लो तो ज्यादा बेहतर, फायदे में रहेंगे आप, ध्यान देना। इसके बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से आप क्या करें, इसको कनेक्ट करें। अब देखिए सवाल क्या है, which reading source will suggest to aspirants who are starting with the PSIR option। अब देखो PSIR ऑप्शनल के साथ यदि आप शुरुआत करें तो आप दो तरीके के हो सकते हैं। पहला कि भाई पॉलिटिकल साइंस आपका बैकग्राउंड रहा हो, दूसरा कि पॉलिटिकल साइंस आपका बैकग्राउंड नहीं रहा हो। तो दोनों के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। स्टूडेंट जिनका पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड रहा है, ठीक है, वो UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के मटेरियल को, ठीक है, बाद में पढ़े, पहले अपने कॉलेज मटेरियल को एक बार दोहरा लें, क्योंकि वो ऑलरेडी उस चीज को कॉलेज में पढ़ चुके हैं, या फिर जो भी चैप्टर मैं शुरू करवाऊंगा उससे पहले उसको एक बार पढ़ के आ जाए, यदि आपने PSIR ऑप्शनल लिया है और आपका पॉलिटिकल साइंस क्या रहा है, एकेडमिक बैकग्राउंड में, ग्रेजुएशन में या MA में रहा है, ठीक है, ध्यान देना। नॉन पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट है, ठीक है, जो इसके लिए तो भाई एक चीज ध्यान देना, जो मैं समझा रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ वो काफी है आपके लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, फैंसी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने शुरुआत में ये क्लेरिफाई किया कि क्योंकि आप लोग इंटरेस्टेड होते हैं बुक्स के नाम बताने के लिए या रिसोर्सेज के नाम बताने के लिए, मैंने आपको इसलिए बता दिया। अदरवाइज जो आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, ठीक है, ध्यान देना, या सारे के सारे जो नोट्स मिलेंगे वो क्यूरेटेड फॉर्म में मिलेंगे, सारे रिसोर्सेज को कंपाइल करके होलिस्टिक अप्रोच के साथ मैं आपको प्रोवाइड करवा, ठीक है। लेकिन क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है तो मैंने आपको बता दिया। अब चलिए थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में समझते हैं क्या है, ठीक है। एग्जाम का क्या पैटर्न है PSIR का। सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि जैसे पेपर 1 है या पेपर 2 है, ठीक है। पेपर 1 के अंदर 2 सेक्शन होंगे, आपको मैंने शुरुआत में ही बताया, सेक्शन A और
सेक्शन बी। ध्यान देना, कैंडिडेट को कुल मिला के देखो, सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चन, तो कुल मिला के कितने क्वेश्चन हो गए? 8 क्वेश्चन हो गए बच्चे। उन 8 में से 5 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, जिसमें कि सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन क्या है? कंपल्सरी। और पहले क्वेश्चन के अंदर ए बी सी डी ई 5 क्वेश्चन होते 10-10 मार्क्स, तो वो 5 जो है आपको लिखने ही। सेक्शन बी में आओगे तो 5वां क्वेश्चन क्या है आपके लिए? कंपल्सरी। यानी कि पहला और 5वां क्वेश्चन भाई कंपल्सरी है, आपको करना ही करना है। ठीक है, अब ध्यान देना कि एक चीज देखो, यहां पर आप समझिए कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये रहा सेक्शन बी और ये रहा आपका सेक्शन ए। ठीक है, ये क्या है आपका? कंपल्सरी। ये क्या है? कंपल्सरी। ठीक है, तो दो आपको कुल कितने क्वेश्चन लिखने हैं? 8 क्वेश्चन लिखने। कितने क्वेश्चन लिखने हैं बच्चे? 8 क्वेश्चन, जिसमें से 2 तो चला ही गया। ठीक है, अब देखो, अब बाकी के आपको कितने क्वेश्चन, सॉरी 8 क्वेश्चन है, आपको 5 क्वेश्चन लिखने। सॉरी 8 क्वेश्चन टोटल है, जिसमें कि 5 लिखने, तो 2 तो आपने लिख ही दिया ना, पहला और 5वां, ये तो कंपल्सरी है। अब आपको लिखने 3 और क्वेश्चन। ध्यान देना, तो ऐसा आप नहीं कर सकते कि तीनों के तीनों यहां से लिखे ना, 2 यहां से लिखे तो 1 यहां से लिखे। ठीक है, या 2 यहां से लिखा तो 1 यहां से लिखा, ऐसे करना है आपको। मतलब बाकी के 3 क्वेश्चन में के लिए भी सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों को ही आपको टच करना है। ऐसा नहीं कि भाई बाकी के 3 क्वेश्चन हमने सेक्शन ए से लिख दिए या बाकी के 3 क्वेश्चन हमने सेक्शन बी से लिख दिए, ऐसा आप नहीं कर सकते। ध्यान देना। ठीक है, अब देखो वर्ड लिमिट जो है, जहां तक सवाल है आप समझिए, वर्ड लिमिट की यदि बात की जाए तो एक चीज ध्यान देना कि 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें 150 वर्ड आपको लिखने मेंशन हो, और जहां मेंशन नहीं है, मान लो 15 मार्क्स का क्वेश्चन तो 75 वर्ड और जोड़ लो। ठीक है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 300 वर्ड में लिख लो आप, ऐसे आपको करना होगा। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन लिखेंगे आप सिक्वेंशियल ऑर्डर में लिखेंगे। यदि कोई पेज आपने ब्लैंक छोड़ा है, ठीक है, तो उसको क्या करें? स्ट्रक्ट कर दें ऐसे। ठीक है, ध्यान देना। अब देखो सेक्शन ए के अंदर मैंने बताया कि जो पहला क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है? 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ए बी सी डी ई, और सभी कितने मार्क्स के होते हैं? 10-10 मार्क्स के होते हैं। यानी कि आपका कितना हो गया? 50 मार्क्स। ध्यान देना, फिर बारी आएगी सेकेंड क्वेश्चन। इसमें क्या होगा? एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 15 मार्क्स का। अब ऐसा नहीं करोगे कि यहाँ से 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन उठा लिया और यहाँ से 2 15 मार्क्स के, ना भाई, ये काम आपको नहीं करना है। ध्यान देना, आपने यदि 20 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से उठाया तो 15 और 15 यहीं से आएगा। ठीक है, 50, और फिर ऐसा ही तीसरा क्वेश्चन होता है 50 मार्क्स का, और ऐसा ही चौथा क्वेश्चन होगा 50 मार्क्स का। यानी कि 50 50 50 250 मार्क्स के हो गए, और ऐसा ही 250 मार्क्स कितना हो इसमें होगा, तो आपका पेपर सेकंड में हो। ध्यान दीजिए। अब देखिए सेक्शन बी में जब आप आएंगे तो 5वां क्वेश्चन कंपलसरी होगा। यहाँ भी ए बी सी डी ई और कितने होंगे? 10-10 मार्क्स के ये होंगे। ठीक है, और ये कंपलसरी होता है, ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद छठा क्वेश्चन 50 मार्क्स का, 7वां 50 और 8वां 50। अब देखो कि आपने पहला क्वेश्चन 50 मार्क्स का लिख दिया और 5वां क्वेश्चन 50 मार्क्स का। क्लियर? अब हमारे पास यहाँ पर बच्चे दूसरा, तीसरा या चौथा। ठीक है, ध्यान रखिए। मान लो यहाँ पर आपने ये 50 मार्क्स का लिखा और ये आपने 50 मार्क्स का। ठीक है, और ये रहा छठा, ये रहा 7वां, ये रहा। तो अब आपको लिखने कितने हैं? टोटल 5 क्वेश्चन लिखने हैं। ध्यान देना, टोटल कितने क्वेश्चन लिखने हैं देखिए यहाँ पर। ठीक है, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव टू राइट? क्लियर? तो टोटल 5 क्वेश्चन लिखने हैं, 2 तो आपने लिख ही दिए कंपलसरी में। ध्यान देना,
आपने दो, एक मिनट देखिए, दो कंपलसरी में आपने लिख ही दिए, ठीक है, ये और ये कंपलसरी लिख दिया, तो ये हो गया। तो इधर से कोई एक और उठा लो 50, तो ये कितने हो गए 150 और 100, ठीक है, 250 मार्क्स। ये कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आपको पेपर 1 में होगा वही हाल आपका पेपर 2 में भी सेम टू सेम होता है। यहाँ भी सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ भी पहला और 5वां क्वेश्चन कंपलसरी होगा और बाकी के बच्चे में से आपको क्या करने होते हैं, 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये चीजें आज आपको समझ में आई होगी सारी चीजें, ठीक है। और बाकी का आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप जान ही रहे कि ये सारा का सारा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, और साथ में आप मुझसे www.nitinSirClasses.com इससे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको फ्रूटफुल लगी होगी, ठीक है। और कल से मैं शुरुआत करता हूँ, ठीक है, एक्चुअल चैप्टर्स पे आते हैं, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो अभी भी, यदि ओरिएंटेशन से रिलेटेड या इस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, तो आप प्रश्न को बनाए रखें। जब मैं कल लाइव क्लास में आऊंगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और बच्चे यदि चाहे तो आप मुझसे सीधे तौर से संवाद भी कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप का नंबर ये है। तो टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, ठीक है। और कल फिर से मिलते हैं और जाते हैं, ठीक। चलिए, अभी थोड़ी देर में ये पूरा का पूरा वीडियो आपको अपलोड मिलेगा इसी ऐप के ऊपर, और वहां से जाके आप वीडियो को पुनः देख सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल।